क्या आपने कभी सपना देखा है? एक ऐसा सपना जो आपको पूरी रात जगाए। एक इतना बड़ा सपना जो पूरी दुनिया कहे कि यह मुश्किल है, पर आपके अंदर से आवाज़ आए कि मैं कर सकता हूँ। हर सपना के पीछे एक जुनून की कहानी होती है, हर सफलता के पीछे एक डेडिकेशन की कहानी होती है, एक हार ना मानने की कहानी होती है। हम आज के इस कार्यक्रम में ऐसे ही कहानी को आप तक लेकर आए हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे युवा साथी से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने इरादों को लोहे की भांति मजबूत कर आईआईटी जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर अपने राज्य का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। वो ये लोग हैं जो कहते हैं इम्पॉसिबल वर्ड सिर्फ डिक्शनरी में होते हैं, हमारे ज़िंदगी में नहीं। तो चलिए हम ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं हूं ज्ञान शंकर सिंह। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे युवा साथी मोहम्मद अनस, जिन्होंने कि आईआईटी के एग्ज़ाम में मेंस में ऑल ओवर इंडिया में 17th रैंक हासिल किया है। और बात की जाए एडवांस में, जेई एडवांस में, तो इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 42वां रैंक हासिल किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपको अनस हमारे दूरदर्शन के इस स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा मेरी तरफ से और हमारे दूरदर्शन के पूरी टीम के तरफ से। आपने इतना अच्छा सफलता हासिल किया, इतने टफेस्ट एग्ज़ाम को आपने अच्छे से पास आउट किया। तो ना सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस सफ़र का शुरुआत कहाँ से हुआ? आपको किसने इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया? कहाँ से आपके अंदर ये प्रेरणा आया? आप कृपया बताएं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस आईआईटी की जर्नी क्लास 8-9 से ही शुरू हो गई थी। बचपन से ही मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था और मेरे कंप्यूटर्स की तरफ भी थोड़ा रुझाव था। तो जब 8-9 में मुझे साइंस के टॉपिक में इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने करियर ऑप्शंस ढूंढे इसके प्रति। तो मुझे आईआईटी के एग्ज़ाम के बारे में पता चला। इसकी प्रेरणा मुझे किसी से मिली नहीं थी, मुझे खुद से अंदर से लगा था कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रेशर हैंडल करना कितना ज़रूरी है और उसको कैसे नए स्टूडेंट जो एस्पिरेंट हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कैसे इसको हैंडल करें, इसके बारे में बताइए। प्रेशर हैंडल करने के लिए आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, जैसे आपकी जो भी हॉबी है वो करते रहे। अपने आप दोस्तों से बात कर सकते हैं, कुछ खेल कूद सकते हैं। जैसे मैं बैडमिंटन खेला करता था जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। आप पढ़ाई के बीच में कुछ कुछ ब्रेक्स भी ले सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपका माइंड भी रिलैक्स्ड रहता है। आपका हॉबी क्या है अनस? आप अपने हॉबी के बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर करना चाहें? मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है और मैं ड्राइंग भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। तो जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मैं इन चीज़ों को पूरा छोड़ नहीं दिया था, मैं कभी-कभी इन्हें भी करता रहता था। स्टूडेंट के बीच एक बहुत बड़ा मिथ रहता है अनस कि अगर हम आईआईटी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें 14 घंटा 16 घंटा, मतलब घंटों को काउंट करते हैं कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आजकल स्टूडेंट्स के बीच ये धारणा बन गई कि 18-18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 16 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप 6-7 घंटे ही पढ़े, पर अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा कि अगर आप किसी एक दिन 16 घंटे पढ़ ले या फिर अगले दिन कुछ ना पढ़े। ये कहना चाहूँगा कि आप ना कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़े, बल्कि 6-7 घंटे ही रोज़ पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप किसी एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लें, पर रोज़-रोज़ अगर आप कम भी पढ़े तो वो काफ़ी है। 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, बहुत लोगों का ये मानना होता है कि वो स्कूलिंग एडमिशन जो है अपने होम टाउन में अपना एडमिशन करा लेते हैं और वो तैयारी के लिए कहीं बाहर दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो इस कारण से वो किन जो है स्किल से वंचित रह जाते हैं, कौन-सा स्किल उनमें इस कारण से नहीं आ पाता है, उसके बारे में आप डिस्कस करिए। अगर आप स्कूल में कहीं और एडमिशन लेते हो और तैयारी करने किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आपके स्कूल्स मिस होते हैं। स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। स्पोर्ट्स में आप डेवलप नहीं कर पाएंगे अगर आप दूसरी जगह स्कूल है आपकी और आप तैयारी कहीं और कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद है। वो आपको आगे लाइफ में काम आएगा। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, बट आगे लाइफ में बहुत काम आते हैं वो चीज़ें। फिज़िकल क्लास अटेंड करना ज़्यादा हेल्पफुल होता है या फिर ऑनलाइन क्लास लेना ज़्यादा हेल्पफुल होता है? दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि
लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं तो आप उसे कभी भी देख सकते हैं जब आप फ्री हो। लेकिन फ़िज़िकल क्लास में ये फ़ायदा होता है कि वहाँ आप बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके पास एक अपना पीयर ग्रुप होता है जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको जो कुछ नहीं आता है, अगर उन्हें आता है तो आप उनसे सीख भी सकते हैं, आप उन्हें सिखा भी सकते हैं। तो फ़िज़िकल क्लासेस मेरे लिए ज़्यादा बेटर था और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आपको फ़िज़िकली ही पढ़ना चाहिए। जी, फिज़िकल हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा बेहतर साबित हो जाता है, जी, ज़्यादा कारगर साबित होता है। जी बिल्कुल। तो क्या सेल्फ स्टडी के दौरान आपको किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह का जो है प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ता है और उसके लिए माहौल उसमें कहाँ तक हेल्प करता है आपको? सेल्फ स्टडी करते करते अगर आप कभी थक गए, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो आप अगर आपके बगल अगल बगल वैसे बच्चे नहीं है जो भी पढ़ रहे, तो आप फिर मोटिवेशन आपका कम हो जाता है। आपको लगता है कि घर में है तो ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर आप बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, आपके पास वैसे ही बच्चे जो तैयारी करने आए हैं, तो उन्हें देखकर भी लगता है कि ये तैयारी करें, मुझे भी करना चाहिए, तो उससे एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल मिलता है। पढ़ते-पढ़ते बहुत बार ऐसा होता है कि आप बोर हो जाते हैं, जी। थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील करने हुँ, हुँ। लगते हैं। तो आपके लिए आपके प्रिपरेशन में स्ट्रेस बूस्टर का काम किसने किया? स्ट्रेस बूस्टर के तौर पे आपने क्या किया? स्ट्रेस कम करने के लिए जब भी मुझे पढ़ाई में लगता था कि स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, तो मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के पास चला जाता था। वो मुझे मोटिवेट करते थे, उनके साथ थोड़ा हँसी मज़ाक कर लिया तो उससे बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील होता है। या फिर मैं कभी-कभी अपने घर में अपने भाई से भी बात कर लिया करता था। मेरा एक छोटा भाई है, मैं उससे बात कर लिया करता था। आईआईटी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं? आप इसके बारे में बताएँ। आईआईटी में सिलेबस तो 11th-12th का ही रहता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो थोड़ा एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा-सा ऊपर रहता है, क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन्हें अच्छे बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकियर रहते हैं। उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड में दिमाग होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ नहीं आते। वहाँ थोड़े जो क्वेश्चंस आएँगे, उन्हें आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करना है, आप क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के सारे बुक्स को पढ़ लीजिए। तो क्या ये कहाँ तक सही है? क्या एनसीईआरटी के 12 तक के बुक करने से ही हो जाते हैं या फिर उससे और एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करना होगा? एनसीईआरटी बेस ज़रूर है, लेकिन एनसीईआरटी काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े हायर लेवल के होते हैं। तो उसके लिए आप कुछ रेफरेंस बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे एचसी वर्मा हो गया, आरडी शर्मा हो गया। ये सब रेफरेंस बुक अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि एनसीईआरटी का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है जो आईआईटी के एग्ज़ाम्स में आता है, पर एनसीईआरटी बेस ज़रूर है। आईआईटी में क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है? किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट जो है स्टूडेंट्स को करना चाहिए? आईआईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उनमें आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ही सही होगा। वो आपको बताना है कि कौन सा सही है। और टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात आती है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लें कि फ़िज़िक्स में 1 घंटा देना है, केमिस्ट्री में 1 घंटा, ऐसे करके आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया करें क्वेश्चंस को, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। और एग्ज़ाम के दिन आप अपना माइंड कूल रखें, ना ज़्यादा टेंस मत हो, और एग्ज़ाम के दिन पढ़ाई ना करें, उस दिन बस रिलैक्स रहें। जी, जैसा कि आपने कहा एग्ज़ाम के दिन थोड़ा-सा कूल रहना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो एग्ज़ाम्स के दिन एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं जी। और वहाँ पे पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। तो आप उन बच्चों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? ये एंग्जायटी की वजह से होता है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट दें। बहुत सारे मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लग जाता है कि असली एग्ज़ाम में माहौल कैसा रहेगा। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं, बस फॉर्मूला देख ले, ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा माइंड कूल रहना चाहिए अगले दिन एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम हॉल में जाते समय आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और माइंड को रिलैक्स रखें, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें, तो एग्ज़ाम आपका ज़रूर अच्छा होगा। जैसा कि ना साहब मॉक टेस्ट पे बार-बार ज़ोर दे रहे जी। हैं, तो मॉक टेस्ट इतना ज़रूरी क्यों होता है? मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको एक असली एग्ज़ाम का आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चंस आएँगे। तो मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मॉक टेस्ट में सिलेबस भी वही रहते हैं। आपके जैसे बच्चे होते हैं, तो आप मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करके पता कर सकते हैं कि आपकी कैसी रैंकिंग आ रही है और क्या-क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं। आप अपनी गलतियों को उसे देखकर सुधार भी कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो दर्शकों मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे अभ्यास के प्रश्नोत्तर मिलते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो अनस जानना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ हमारी ज़िंदगी में खेल-कूद का क्या महत्व है? खेल-कूद हमारे लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? खेल-कूद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा खेल-कूद अगर छोड़ देंगे तो आप फिर डल हो जाएँगे, आप उतने अच्छे से एफ़िशिएंट नहीं रहेंगे पढ़ाई करने की तरफ। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा टाइम ही खेल-कूद को दे दें या वॉक कर लें, मैं वॉक कर लिया करता था या कभी-कभी बैडमिंटन भी खेल लिया करता था। तो खेलते रहने से ये फ़ायदा होता है कि आपका माइंड भी एक्टिव रहता है और बॉडी भी रिलैक्स्ड होता है, उतना ज़्यादा आप टेंस नहीं रहते, स्ट्रेस भी फ्री होता है।
तो यही है कि आप खेल कूद छोड़े ना बिल्कुल। अनस, पढ़ाई के साथ साथ और भी हमारे बहुत सारे स्किल्स हमारे लिए ज़रूरी है। जी। जैसे क्लास 10 तक की बात करें, पढ़ाई की हुँ, बात हुँ। करें, तो पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन से स्किल्स हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है? पढ़ाई के साथ-साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फाइनली आपको लाइफ में कहीं अगर आप जॉब भी करेंगे तो आपको कम्युनिकेट करना अच्छे से आना चाहिए, और ओवरऑल पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सोशल बिहेवियर हो गया, सोसाइटी में आप कैसे रह रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपसे जानना चाहेंगे अनस कि जो भी अभी हमारे आईआईटी एस्पिरेंट हैं, जी, जी। उनको आप क्या अपनी तरफ से टिप्स देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहे, रोज़ पढ़े, थोड़ा देर ही पढ़े पर रोज़ पढ़े, और मॉक टेस्ट देते रहे, उसको एनालाइज़ करते रहे और अपनी गलतियों को सुधार करते रहे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो आपका अच्छा टॉपिक है उसी को बार-बार पढ़े जा रहे हैं, जो आपके वीक टॉपिक है उन पे ज़्यादा फोकस करें, मॉक टेस्ट दें, और अपने टीचर्स से ये कंसल्ट करते रहे कि आप कहाँ पीछे रह रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे, और उनकी जो भी वो कहते हैं उसे ज़रूर फॉलो करें। कोचिंग के साथ साथ स्कूल कितना ज़रूरी है उनके लाइफ में? कोचिंग के साथ साथ स्कूल ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में आप टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ आप अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है, तो उससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है। और जहाँ तक बात हो गई, कोचिंग में थोड़ा हायर लेवल पढ़ाया जाता है, तो उससे आपके बेस क्लियर नहीं होता है। बेस अगर आपको क्लियर करना है तो स्कूल में भी जाना पड़ेगा। आपने अपना सफ़र, आपने अपना पढ़ाई कैसे किया है? मैंने 10th तक रांची में डीएवी गांधीनगर से पढ़ाई की, और फिर उसके लिए 11th-12th के लिए मैं कोटा राजस्थान चल गया आईआईटी की तैयारी करने के लिए। वहीं से मैंने आईएससी का एग्ज़ाम भी दिया। आपका वहाँ का सफ़र कैसा रहा? वहाँ पे माहौल कैसा था पढ़ाई के लिए? आप क्या वहाँ पे महसूस कर रहे थे? क्या ऐसा अलग था जो आपको यहाँ नहीं मिल पा रहा था और वहाँ पर आपको वो सुविधाजनक लगा? शुरू-शुरू में तो मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी, घर से दूर था, खाने-पीने की भी दिक्कत थी, लेकिन धीरे-धीरे फिर एडजस्ट हो गया। वहाँ पर जो बच्चे आते हैं पूरे इंडिया से, अच्छे बच्चे होते हैं, उनके साथ अगर आप रहते हैं तो तो बहुत फ़ायदा होता है। किसी को कुछ आता है, आपको कुछ आता है, तो एक-दूसरे को आप सिखा भी सकते हैं। और वहाँ पर हेल्दी कंपटीशन बहुत है, वहाँ पर ऐसा नहीं कि बच्चे जाके सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, आपस में घुल-मिल कर भी बच्चे रहते हैं और एक-दूसरे से बात भी करते रहते हैं। कोचिंग में जाने के बाद भी बच्चे जो है अच्छा रिज़ल्ट नहीं कर पाते हैं। वो अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करते हैं, पर उनके अकॉर्डिंग उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। जी। तो आपके हिसाब से क्या वो गलतियाँ कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? मेन गलती वो ये करते हैं कि वो टेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आईआईटी का एग्ज़ाम जो है, ये 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे एक फर्स्ट हाफ और 3 घंटे सेकंड हाफ। तो उसमें आपका माइंड बहुत कूल रहना चाहिए। एग्ज़ाम के दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना पढ़ रखा है। लेकिन जो बच्चे जिनके साथ ऐसा होता है कि वो बहुत पढ़ रहे हैं, उन्हें मैं ये कहूँगा कि आप अपने टीचर्स से ज़रूर कंसल्ट करें। वो जो भी कहते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कोचिंग की वजह से बहुत सारे बच्चे हाल ही के दिनों में वो डिप्रेशन में चले जाते हुँ, हैं। हुँ। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी, मेरे साथ 11th में एक बार लगा था कि मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ, मुझे घर चले जाना चाहिए। अच्छे मार्क्स जब नहीं आ रहे तो ऐसा ज़रूर लगता है। तब मैंने अपने मम्मी-पापा से बात किया था, पेरेंट्स से बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम बस मेहनत करते रहो, तुम अगर सही से मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो तुम्हें रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा अच्छा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आप बताइए ना कि आपके परिवार का आपके सफ़र में कितना योगदान रहा? परिवार का बहुत बड़ा योगदान था इस सफ़र में। मेरे एक छोटा भाई भी और बड़े भैया भी हैं, तो जब भी मुझे स्ट्रेस्ड फ़ील होता था तो मैं उनसे बात कर लेता था, हँसी मज़ाक कर लेता था, और मैं रोज़ अपने पेरेंट्स से भी बात किया करता था, क्योंकि घर से दूर था तो थोड़ा लगता था कि दूर हूँ, तो मैं पेरेंट्स से बात किया करता था, तो फिर वैसा फ़ील नहीं होता था कि घर से दूर हूँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने घर वालों से ज़रूर बात करते रहें। दर्शकों, आप भी अपने सफलता, असफलता, अपने परेशानी, सारी परेशानियों को घरवाले से अब जो है शेयर करिए, ताकि आपको वहाँ से मोटिवेशन मिले और अपने आप कमियों को पूरा कर सकें। और आप जब भी कमज़ोर पड़ें तो अपने परिवार से आप मदद लें, वहाँ पर शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं। तो अनस, जानना चाहेंगे कि आईआईटी के आप जब वहाँ पर गए, अभी आपका आगे क्या विचार है? आगे आपका क्या एम है, क्या सपना है, क्या गोल्स है आगे के लिए? आगे तो अभी मैं बीटेक करने वाला हूँ आईआईटी मुंबई से, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेकर। उसके बाद मैंने यूपीएससी के बारे में भी सोच रखा है, तो वो अभी आईआईटी करने के बाद देखूँगा। तो कंप्यूटर में किस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं आप? कंप्यूटर साइंस में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत आ गया है, तो उसमें भी बहुत स्कोप है, तो मैं उस तरफ जाने की थोड़ा कोशिश करूँगा। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आपने बताया एआई, ठीक जी। है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप क्या करना चाह रहे हैं?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं स्टूडेंट टीचर एक टाइप का एक सिनेरियो बनाना चाहता हूँ कि लाइक स्टूडेंट बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछे और एआई उसे ऐसे आंसर करे जैसे टीचर समझा देते हैं, उस टाइप का मैं कुछ करना चाहता हूँ। 10th तक में आपका क्या सोच था, क्या सोचते थे आप आईआईटी के बारे में? 10th तक तो लगता था कि आईआईटी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उस टाइम थोड़ा नर्वसनेस था कि सिलेक्शन कभी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 15-20 लाख बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, तो लगता था कि नहीं होगा सिलेक्शन। पर जब 11-12 में तैयारी की तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं अच्छा कर सकता हूँ अगर इतनी अच्छी से तैयारी की है तो। जैसे कहा गया है कि 12th तक का पढ़ाई अच्छा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी। 12th तक का पढ़ाई अगर आप अच्छे से करेंगे तो आगे आपको हर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, हाँ। ये कहाँ तक सही है? 12th तक तो आपका बेस रहता है तो वो तो क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी बाद में जाकर कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं या एसएससी का दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो 12th तक के ही कॉन्सेप्ट आते हैं, उससे आगे के तो नहीं आएंगे। क्योंकि आईआईटी का जो एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, इन सब में भी 12th तो बेस ही होता है, 12th तक का जो भी टॉपिक्स है। आपने जैसा कि बताया था ना कि ओलंपियाड में आपने पार्टिसिपेट जी। किया था, तो वहाँ पर ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने से आपको क्या आपको हेल्प हुआ? क्या आपको परेशानी कम हुई? और बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है ओलंपियाड? 8-9th में मैं जब था तो मैंने कुछ कुछ ओलंपियाड्स दिए थे। ओलंपियाड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आईआईटी में जिस क्लास 12th 11-12 से थोड़े से हायर आते हैं, वैसे ही आप अगर ओलंपियाड दे रहे हैं 8th क्लास में तो उसमें 8th 9th लेवल के थोड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इससे मैं थोड़ा एडवांस भी पढ़ लिया करता था और मुझे आइडिया भी लग जाता था कि आईआईटी में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि एडवांस क्वेश्चंस आने हैं। तो उस टाइम से ही मैंने सोचने की एबिलिटी डेवलप कर ली थी। एक मिथ ये है अनस कि अगर आपको आईआईटी करना है तो आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो आपने कैसे इसको किया? आपने क्या आर्ट्स पढ़ा था या फिर आर्ट्स को नहीं पढ़ा? आर्ट्स तो मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि आईआईटी में तो साइंस बेस्ड हो जाता है, टेक्निकल है तो वहाँ पर साइंस का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10th तक के जो बच्चे होते हैं अक्सर वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे आईआईटी करना है तो मैं आर्ट्स सब्जेक्ट पर कम ध्यान दूं, मैं साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करूं, तो ये कहाँ तक सही है और आपने कैसे किया? आर्ट्स 10th तक है तो आपको आर्ट्स पूरा छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स ऐसा नहीं है कि बाद में आपको काम नहीं आएगा अगर आप आईआईटी कर रहे हैं तो, कि बाद में जब आप कॉलेज में होंगे या जॉब में भी होंगे तब भी आर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लाइक जो सोशल सब्जेक्ट्स हो गए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारे लाइफ के लिए बहुत सही होता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमारे इन फ्यूचर जॉब में क्या रोल होता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी आप कॉलेज में भी चल जाए तो वहाँ पर बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी अगर अच्छी रहेगी तो आप वहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जॉब्स में भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए। आपके साथ आपके टेक्निकल जो भी चीज़ें उनके साथ अच्छे होने के साथ आपके पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स में के लिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक क्या रोल प्ले किया? आपने कहाँ तक इस बात को फॉलो किया? एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है ज़रूर, क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस बनाता है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से आपकी बेस ज़रूर क्लियर हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट्स तो वही होते हैं, बस आईआईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े हायर लेवल के होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अगर हमारा बचपन से सही रहे तो आगे हमें फ्यूचर में दिक्कत नहीं होंगे। तो आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया ताकि आप जो है बेहतर फ्यूचर अपना बना सकें और आगे भी सफलता हासिल कर सकें? मैंने रोज़ का एक फ़िक्स शेड्यूल बना रखा था। मैं हर सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करता था। और लेकिन बात यह है कि आप रूटीन बनाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रूटीन को फॉलो करें। बहुत बच्चे होते हैं रूटीन बना तो लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं ये कहूँगा कि आप रूटीन अच्छे से बनाएं लेकिन फॉलो करें, और साथ साथ जो आपका रूटीन है उसमें बीच बीच में ब्रेक्स भी रखें, क्योंकि ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप उतने एफिशिएंट नहीं रह पाएंगे। जब आप ब्रेक्स लेंगे तो ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा बताया अनस। एक सवाल हमारा ये है कि जैसे आपके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को अटेंड किया, आपके दोस्त ने अटेंड किया, जी। बट आपको सफलता मिली, उन्हें सफलता नहीं मिली। हाँ। ठीक है, आपको रैंक मिला, उन्हें रैंक नहीं मिली, वो नीचे रैंक में है जिससे वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो वो क्या डिफरेंस, क्या गैप रह जाता है, क्या गलतियां ऐसे रह जाती हैं जो वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनका रैंक अच्छा नहीं आ पाया और आपका अच्छा रैंक आया? सबसे बड़ी गलती होती है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, वो रोज़ पढ़ाई नहीं करते हैं, वो कभी कभी पढ़ते हैं। और
वो एक ये भी गलती करते हैं कि वो टेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो अपने टीचर्स से ज़्यादा थोड़े शर्माते होंगे पूछने में डाउट्स, तो आपको अपने टीचर के साथ बिल्कुल फ्रैंक रहना चाहिए। जो भी आपको डाउट है, थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप अपने टीचर से ज़रूर पूछें। जैसे कि आपने कंसिस्टेंसी का बात किया, हुँ। तो कंसिस्टेंसी जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना कितना बड़ा रोल प्ले करता है? आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रोज़ पढ़ाई नहीं कर रहे, कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, अगले दिन बहुत कम पढ़ ले रहे, तो ये उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा जितना कि अगर आप रोज़ थोड़ा ही पढ़ें। लेकिन अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रोज़ पढ़ें। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि रोज़ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? आप कितना जो है वक़्त बिताते थे किताबों के साथ, और कितना समय आप अदर एक्टिविटीज़ करते थे? अपने हॉबीज़ पे आप कितना समय देते थे? क्या आप हॉबीज़ फ़ॉलो करते थे पढ़ाई के दौरान भी? जी, मैं हॉबीज़ भी फ़ॉलो कर रहा था अपनी पढ़ाई के दौरान, और मैं रोज़ लगभग 7 से 8 घंटे की पढ़ाई किया करता था, फ़ोकस्ड होकर पढ़ाई करता था और रोज़ करता था ऐसी पढ़ाई। और अदर एक्टिविटीज़ के लिए मैं आधा 1 घंटा निकाल लिया करता था, कभी बैडमिंटन खेल लिया, कभी दोस्तों के साथ वॉक कर लिया या फिर कभी घर वालों से बात कर लिया। पढ़ाई के दौरान बहुत सारे फैमिली फंक्शंस भी बीच में आते जी। हैं, ठीक है? तो आप उन पार्टीज़ में, उस पार्टीज़ में आपको भी मन होता होगा कि मैं भी जाऊँ, तो आपने उस पार्टी को कैसे डील किया? उस मोमेंट को कैसे डील किया? जी, 2 साल के लिए तो मैंने सारे चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस किया, क्योंकि अगर कुछ अच्छा रिज़ल्ट करना है तो आपको सैक्रिफ़ाइस तो करना पड़ेगा। तो मैं जब पार्टीज़ होती तो मैं उन पे उतना ध्यान नहीं दिया करता था 2 साल के इस पीरियड में जब मैंने तैयारी की। तो यही था कि अगर कुछ अच्छा करना है तो पार्टीज़ ये सब तो होती रहेंगी, लेकिन अगर एग्ज़ाम है तो 2 साल में एक ही बार देना है एग्ज़ाम, तो अच्छे से तैयारी करके दे देते हैं। जो अभी क्लास 3 में हैं, 4 में हैं, ठीक है? तो हुँ। उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो कि वो अभी से ही अपना अच्छा लाइनअप बना के रखें, ताकि इन फ्यूचर वो अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें? उन्हें मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें, अभी तो आप बच्चे हैं, तो आप खेल-कूद भी करते रहें साथ-साथ, और जितना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो बस अच्छे से पढ़ें। खेल-कूद तो अभी इस उम्र में बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आप 3-4 क्लास में हैं, तो पढ़ाई तो करें लेकिन उतना टेंशन ना लें कि मुझे कुछ करना ही है। ऐसा उतना आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टेंस्ड होकर पढ़ाई करें। आप थोड़ा पढ़ते रहें, जितना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बस उतना पढ़ें। और दर्शकों, आप भी ज़रूर ध्यान दें कि पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इस बात का ध्यान हमें बचपन से ही रखना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो और सिक्योर हो। आते आना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेशर फील करते हैं कि मैं घर से बाहर आया हूँ पढ़ने के लिए, और अगर उनकी तैयारी अच्छे से होने के बावजूद वे असफल हो जाते हैं तो गलत डिसीजन लेने लगते हैं, गलत निर्णय लेने लगते हैं, और इस तरह का घटना बहुत सारा हमारे सामने जी। आता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो असफल होकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के प्रेशर पे ना पढ़ें। अगर आपको खुद से अंदर से इच्छा है तब आप, अगर आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब अगर रिज़ल्ट ख़राब होगा तो आपको प्रेशर फ़ील तो होगा ही ज़रूर, क्योंकि आपने मेहनत की है, और अगर फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता तो सबको, किसी ना किसी को भी प्रेशर फ़ील होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप अंदर से मोटिवेटेड रहें। आप किसी भी बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन के बदले आप इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी के हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है स्ट्रेस। जी। तो उससे कैसे बच के रहा जाए, उससे कैसे दूर रहा जाए, आप कैसे बचें? मेरे साथ ये था कि जब भी मैं स्ट्रेस्ड फ़ील करता था तो मैं अपने घर वालों से बात कर लिया करता था, या अपने दोस्तों के पास चला जाता था जो साथ में मेरे साथ कोटा में ही थे। उनके साथ कुछ ऐसे ही हँसी मज़ाक कर लिया, या अपने छोटे भाई से भी बात कर लिया करता था। जैसे डिस्ट्रैक्शंस का बात आपने हुँ। किया अनस, तो अभी हमारे सोशल मीडिया जो है वो जी। बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस के वजह हैं। हुँ, हुँ। तो आपने इससे कैसे डील किया और आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सोशल मीडिया तो सही में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ हो गई है आजकल। मैंने 2 साल के लिए स्मार्टफ़ोन नहीं रखा था जब मैं कोटा में था, मैंने कीपैड वाला फ़ोन रखा था। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप अगर 2 साल अगर आप कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया तो ज़रूर छोड़ना पड़ेगा इस 2 साल के पीरियड के लिए। जी अनस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि अगर हमारा जज्बा मजबूत हो, हमारा इरादा मजबूत हो, तो हम बड़े से बड़े एग्ज़ाम को बड़े ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं और उसमें सफलता पा सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे आज एक युवा साथी के साथ देखा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी इन्होंने अपने सफलता को हासिल किया एक बेहतर जज्बे के साथ। तो अगर आप भी किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, अपने सपनों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि तैयारी करने के लिए आपका मोटिवेशन, आपका
डेडिकेशन, आपका कंसिस्टेंसी आपको अपने सपने के लिए कंटिन्यू करके रखना होगा। इसी के साथ आपको जोहार, नमस्कार।